नाउ कम टू दी क्वेश्चन बैंक्स ऑफ डिफेक्ट्स। अभी तक जितने टॉपिक हमने पढ़े उस पर बेस्ट क्वेश्चन बैंक हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको दे रखी है ना। कौन कौन से क्वेश्चन यानी कहाँ तक ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे कवर हो जाते हैं, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज कवर्ड। डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? इनकरेक्ट, ठीक है। व्हाट इज डिफेक्ट हो गया। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट? पॉइंट एंड लाइन, है ना। मेनली यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था, मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो वहाँ पे वर्ड क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट कर लोगे, मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। वो कौन सा डिफेक्ट है जो इंट्रिंसिक है, थर्मोडायनेमिक है? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के 3 नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। क्योंकि लैटिस क्रिस्टल के लैटिस में यानी यूनिट सेल में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? 3 पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के हैं? 3, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड। आई क्या बात समझ में? विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कैन ऑल्सो बी डेवलप बाय हीटिंग, हीटिंग से वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर है हीटिंग वैकेंसी डिफेक्ट। इन विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो वहाँ पर डैश लिखा है, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। इन विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर इंक्रीजेज पूछा होता तो वो होता इंटरस्टिशियल, और अगर डिक्रीजेज पूछा, ठीक है, तो डैश का मतलब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डैश है, तो सब्सटेंस को आप कंप्लीट करोगे उस क्वेश्चन को, इंक्रीजेस। अगर इस क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा होता तो आंसर क्या आएगा, और डिक्रीज पूछा होता तो आंसर क्या आएगा। तो आप चाहो तो यही क्वेश्चन 2 बार लिख नहीं, उसको देखो। इन विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ नॉन आयनिक कंपाउंड ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन आयनिक में, है ना, जैसे नीचे दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड शोज दैट टाइप ऑफ, एक्चुअल में वहाँ लिखा हुआ आयनिक कंपाउंड शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्वेश्चन को मिस प्रिंटिंग है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आयनिक कंपाउंड शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, और वहाँ पर लिखा है फिर वापस से क्वेश्चन मार्क, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्शन है, आयनिक कंपाउंड शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड कौन से देते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, और फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्लियर हुआ? ये सारे क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शोज वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों हैं, हाँ या नहीं? एनी आयोनिक सब्सटेंस शोज फ्रैंकल डिफेक्ट अंडर विच कंडीशन? When there is a large difference of size between cation and anion. This is the answer of question number 11. Any ionic substance shows Frankel defect under which condition? ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके आंसर में क्या लिखना है? The ionic compound, any ionic compound shows Frankel defect when there is a large difference of size between cation and anion. Cation should be small and anion should be large. Anion बहुत बड़ा होना चाहिए और cation बहुत छोटा. Next, if cation and anion of any ionic substance are of almost similar size, then which type of defect develop? Schottky defect. क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में Schottky defect. Which compound shows both type of defects? Which compound shows both type of, वहाँ पे नॉन लिख दिया है, एक्चुअल में आएगा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्शन करो. क्वेश्चन नंबर 13 में से नॉन वर्ड हटाओ.
विच कंपाउंड शोज what टाइप ऑफ आयोनिक स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. क्या वर्ड ऐड करना है? आयोनिक, सॉरी ओनली स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि आगे आयोनिक वर्ड लिखा है ना क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन को ऐसा कंप्लीट करो. क्वेश्चन में पूरा विच आयोनिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा ऐसा लिखो. विच आयोनिक कंपाउंड शोज what टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, तो आंसर आएगा सिल्वर ब्रोमाइड. हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन है वो स्टोइशियोमेट्रिक के हैं, वो कवर हो जाते हैं. आगे समझ में. अभी 14 से हमको देखना है, क्योंकि वहाँ से आ रहा है हमारा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. सो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब यहाँ क्या होगा, ऐसा डिफेक्ट होगा कि फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्योंकि उसकी स्टोइशियोमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. तो सबसे पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट. नॉन स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई ना. दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट in which the stoichiometric composition of the compound is changed, then it is known as. तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक in which stoichiometric composition change, that type of defect in which stoichiometric composition of any given compound is changed, that is known as non stoichiometric defect. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर आ रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पार्ट 1 कौन सा है? ये रहा, ड्यू टू एनायन वैकेंसी. ड्यू टू एनायन. अब एनायन वैकेंसीज का मतलब क्या है कि मेटल का एक्सेस होना मतलब कैटायन का एक्सेस होना. मेटल एक्सेस को मैं इनडायरेक्टली क्या कह सकता हूं? कैटायन एक्सेस. अब कैटायन को बढ़ाने के लिए दो तरीके, या तो एनायन को हटा दो या कैटायन बढ़ा दो. नहीं समझ में आया? ठीक है, जैसे बचपन में एक वो क्वेश्चन किया होगा ना, याद आ रहा है कि 2 लाइन खींची हुई है इनमें, और इस लाइन को बड़ा कर दो बिना इसको टच किए, तो इसको छोटा कर दो. ये लाइन अगर छोटी हो जाए तो ये बड़ी हो गई ना. ऐसा बचपन में किया होगा ना वो, कि ऐसा छोटे बच्चे करते हैं ना, खेलते हैं वो, कि बिना इस लाइन को कुछ भी किए इसको बड़ा करना है, तो उसके सामने वाली लाइन को क्या कर दो. वैसे ही कैटायन को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं. एनायन कम कर दो तो कैटायन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो बढ़े ही नहीं. कैटायन तो उतने की उतने ही है, लेकिन एनायन के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि अब एनायन क्या हो गए? कम हो गए. ठीक है, तो ये ऐसा कब होता है? व्हेन एनी अल्कली मेटल हैलाइड्स are heated in vapor of their metal जैसे अभी मैं थोड़ा सा फटाफट बना देता हूँ. प्लस माइनस प्लस माइनस समझ में आएगा. प्लस कौन? Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस, ये बनाया ना वहाँ पे, दिख रहा है? Na प्लस सी एल माइनस, Na प्लस सी एल माइनस. फिर से माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, आया समझ में? एक Na एक सी एल, एक Na एक सी एल है. तो मेटल की एक शीट है आपके पास, कोई भी एक मतलब
हमारे पास ये इस कंपाउंड की पूरी शीट है उनमें, और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, सोडियम की वेपर पास हो रही है. व्हेन वेपर्स ऑफ सोडियम आर पास्ड ओवर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, वेपर्स ऑफ सोडियम पास ओवर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, देन व्हाट विल हैपन, अब इसके ऊपर से क्या निकल रही है, सोडियम की वेपर निकल रही है, सोडियम वेपर. ठीक है, तो जो कुछ क्लोराइड आयन है, सम ऑफ द क्लोराइड आयन इस सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या होंगे, ये इस स्पेस को छोड़ देंगे. ये यहाँ से बाहर चला गया. अब ये बाहर बहुत सारे सोडियम घूम रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सोडियम है, आयन नहीं है. समझ में आ रहा है? और बाहर कौन आ गया, बाहर कौन आ गया. अब अगर किसी सोडियम को इस Cl- के साथ जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, किसकी जगह पे, उस वैकेंट स्पेस पे जो क्लोराइड ने दी. कुछ बात समझ में आ रही. When alkali metal halides like sodium chloride, potassium chloride, lithium chlorides are heated in the vapors of their own metals, जैसे लिथियम क्लोराइड की शीट के ऊपर या लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के ऊपर आप लिथियम की वेपर पास करो, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के ऊपर आप सोडियम की वेपर पास करो, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पे पोटेशियम की वेपर पास करो, तो एनायंस में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्पेस को छोड़कर उनमें बाहर जो वेपर्स है उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं. और इससे क्या होगा, अभी देखो ये सारे Cl- यहाँ से चले गए मान लो, और इनकी सबकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब जो क्रिस्टल बचा उस क्रिस्टल में कैटायन ज़्यादा हो गए ना. कैटायन क्या है, ज़्यादा है. एक इलेक्ट्रॉन एक एनायन का काम नहीं कर सकता. ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बताइए क्या समझ में, क्योंकि एनायंस चले गए और कैटायन बढ़ गए. देखिए नेट चार्ज भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि अब तो फॉर्मूला चेंज हो गया ना. अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा बेटा, सपोज मैंने NaCl का फॉर्मूला लिखा Na 0.95 Cl1, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम क्लोरीन एक है तो सोडियम का हिस्सा कितना 0.95 ही है. उसका परसेंटेज क्या हो गया है, चेंज हो गया. परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज. तो व्हाट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. लेकिन मेटल एक्सेस डिफेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है उनमें, ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट उनमें ध्यान देना, एनायन जिस जगह को छोड़ता है, द वैकेंट प्लेस इज नोन एज, वैकेंट प्लेस ऑफ एनायन इज नोन एज फारबेनजेंटर. क्या बोलते हैं, फारबेनजेंटर. दिस इज जर्मन वर्ड. फारबेनजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर. क्या होता है, ठीक है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इवन समटाइम बोर्ड एग्जाम में, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. व्हाट इज द कलर ऑफ lithium chloride crystal, what is the color of sodium chloride crystal, what will be the color of potassium chloride crystal when they are passed with their vapors of their own metals. जब लिथियम क्लोराइड के ऊपर लिथियम की ही वेपर पास की जाती है तो वो हीट करने पे कौन सा कलर देगा. सोडियम क्लोराइड के ऊपर सोडियम की वेपर पास करने के बाद कौन सा कलर आएगा. पोटेशियम क्लोराइड पे पोटेशियम की वेपर पास करने के बाद कौन सा कलर आएगा. तो यहाँ कलर क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा. और जब हाई से लो पे आएगा तो क्या करेगा, याद करो भाई सभी लोग जरा थोड़ा सा स्पेक्ट्रम क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, आइंस्टीन की थ्योरी. स्पेक्ट्रम क्यों आया था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को हीट सप्लाई करते हैं देन इट गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट. बट एक्साइटेड स्टेट से क्या होता है, वापस आता है. व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप
return from excited state to ground state, then it release all the energy absorbed in the form of radiation, heat radiation, whichever wavelength in the range of visible spectrum. तो याद आया? ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ग्राउंड स्टेट पे अभी n=1 में आपने इसको हीट सप्लाई की, गर्म किया, तो गर्म करके यहाँ चला जाएगा। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस क्यों आता है? क्योंकि बोहर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एनी इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, जो है mvr = nh/2π। अब ये यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमने के लिए नहीं बना है, ये तो यहाँ गया है क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो मुझ में कि हमने किसी पर्सन को, मान लीजिए हमारे भाई सफ़वान को, मुझ में कि इसको सिंगापुर घूमने का टिकट दे दिया। तो अब इसको टिकट मिल गया इसलिए सिंगापुर चला गया, पर इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वहाँ पे कुछ हसीनाएं दिखे तो मैं वहीं बैठ गया कि ये तो मेरा ही देश, मेरा घर, मेरी गली, ठीक है, यहीं ब्याह कर दो सारी ज़िंदगी यहीं मुझ में। तो ये सब संभव ही नहीं, क्योंकि तुमको तो सिर्फ टिकट दिया था घूमने के लिए, बसने का टिकट थोड़ा दिया। देखिए कि वहाँ जाके पॉपुलेशन बढ़ाओ, मुझे टिकट काहे के लिए मिला था? घूमने के लिए। है क्या हो समय? तो इस भाई साहब को जो एनर्जी मिली वो घूमने के लिए कि तुम जाके उस शहर में घुमाओ उनमें, लेकिन आना वापस अपने देश में ही है। ऐसा कौन कहता है? बोहर कहता है उनमें। बट जब जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी ही एनर्जी वापस रिलीज करता है। बट नाउ दिस टाइम इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ heat radiations and the wavelength of this heat radiation is belongs to visible region। और इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो हमें वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देता है। आई क्या बात समझ में? ऐसा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा। अरे देखा कि नहीं? मुझे में 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जिन लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ लिया उन्होंने डी में देखा कि वहाँ पर हम डी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ट्रांजिशन करता है तो कलर देता है। ठीक है, लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ट्रांजिशन वर्ड व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग स्पेसिफिक कलर? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ऑब्जेक्टिव में क्या टिक करना है? डी ट्रांजिशन पे टिक मत करना। मालूम पड़ा पहला ही ऑप्शन डी ट्रांजिशन खुश, ठीक है, ए फॉर आकर्षण, आओ मुझे टिक करो, और उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अरे बात समझ में आई? नहीं दे, गड़बड़ नहीं करना। सो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड दे आर गिविंग स्पेस, लेकिन इनका कलर क्या है? उसके लिए लीना के पापा को याद करो। लीना बहुत पुराना संबंध है लीना से अपना, ठीक है ना, हेलिना की रूबी से फ्रेंड। तो ये लीना के पापा ने कल कौन? Cl, लीना के नीचे क्या लगाना है? ठीक है, किसी का नाम लीना तो नहीं तुम में से? लीना के पापा ने कल पी येलो वाइन की स्पेलिंग WI होती है, लेकिन अपन ने VI से लिखी। लीना के पापा ने कल पी येलो वाइन। लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक, सोडियम क्लोराइड येलो, पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट। कलर याद हुए? अरे बोलो भाई। तो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद कर लिया, काम खत्म हो गया। बोर्ड में आपको कॉम्पिटिटिव में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, व्हाट इज एफ सेंटर? व्हाट इज एफ सेंटर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? फार्बेन सेंटर। तो एफ कहाँ है? जहां जहां एनायन को हटाकर इलेक्ट्रॉन आ गया, मुझ में जहां से एनायन गया और वहां इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? सोडियम का है, ये याद रखना। जो ऊपर घूम रहा है ना सोडियम, उसका है, क्लोरीन का नहीं है कि क्लोरीन गया और इलेक्ट्रॉन दे गया। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वो दे जाता तो वो एनायन बचता ही नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ, उनमें तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम हो जाता। ठीक है, भिखारी अगर दान करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। व्हाट इज एफ सेंटर?
The vacant place created by the anion, the anion vacancy, the vacant place created by the anion is known as F center. It is also known as the name given F center because it act as a color center. क्योंकि कलर किसकी वजह से आ रहा है, इन्हीं की वजह से आ रहा है ना. ठीक है, तो F फॉर फॉर्बेन सेंटर, F फॉर, आई क्या बात समझ में, ये क्लियर है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्या फिगर बनाया समझ में आ रहा है. ये जो प्लस माइनस Na+, Cl- का है ना, अब इसमें भी देखोगे तो इसमें से बस Cl- हटाते जाओ और Cl- की जगह क्या लगा दूँ, इलेक्ट्रॉन. लेकिन सारे Cl मत हटा देना, ठीक है, क्योंकि सारे Cl हटाओगे तो क्या हो जाएगा, लाइन डिफेक्ट बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ठीक है, तो सारे Cl नहीं हटाना. बात आई क्या समझ में. नो, कम टू ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. Due to extra cation, metal excess defect, metal excess defect, ठीक है, शॉर्ट की का काम हो गया. What is the formula of zinc oxide? ZnO. होता है नहीं. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं Zn1+xO, देखो जरा क्वेश्चन बैंक. पहले देखें क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ से क्वेश्चन हमारे कवर हो गए. हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी. लिखा है. Then next question, question number 15. वहाँ NaCl लिख दिया है, क्या आएगा वहाँ पे, NaCl, सोडियम. When sodium chloride crystals are, question number 15 में correction, when sodium chloride crystals are heated in an atmosphere of sodium vapor, then which type of non-stoichiometric defect arise? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी. पूरा आंसर क्या आएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफ सेंटर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मन वर्ड फॉर्बेन सेंटर. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फॉर्बेन सेंटर मीन्स कलर सेंटर. व्हाट इज एफ सेंटर, द वैकेंसी, द वैकेंट प्लेस क्रिएटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ एनायन, ठीक है, इज नोन एज एफ सेंटर. हो जाएगा. व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, वहाँ ओ नहीं आएगा. व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड येलो, पोटेशियम क्लोराइड. ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर. अभी जरा देखो क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पर क्वेश्चन बैंक में गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में भाई 200 लिख दिया है, एक्चुअल में वो जिंक ऑक्साइड है. अभी पूरा क्वेश्चन को करेक्ट लिखो. एट रूम टेम्परेचर, एट रूम, वहाँ पूरा करेक्ट कर दो उस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को पूरा करेक्ट कर दो. एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस वाइट. एट रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज कलरलेस वाइट. वो वाइल नहीं है, कलरलेस वाइट. कॉमा, while after heating it becomes yellow. Why? क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखना है. नेचुरली जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, बाजार से खरीद के लाओगे तो कैसा होगा, मार्केट में जो मिलता है वो कलरलेस वाइट मिलता है. लेकिन जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, येलो हो जाता है. तो वो पूछ रहा है ये ऐसा क्यों होता है जिंक ऑक्साइड को. वो एक डिफेक्ट के कारण हो रहा है. वो कौन सा डिफेक्ट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, अब वो एक्स्ट्रा कैटायन वाला काम क्या है वो देखो जरा नीचे देखो, इसी के ऑन में लिखा है. कैन वी राइट फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड एज Zn1+xO आफ्टर हीटिंग. तो आंसर क्या है, यस वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड एज Zn1+xO.
लेकिन आप सबके दिमाग में खुजली होगी कि सर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला तो ZnO ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Zn पे होता है +2 का चार्ज और O पे होता है -2। तो अगर जिंक 2 है ऑक्सीजन 2 है तो क्रॉस किया तो फॉर्मूला तो बना ZnO। लेकिन अभी हमने क्या बताया, डिफेक्ट है 1 + X एक्स्ट्रा केटायन आ गए ना, और हेडिंग क्या है, मतलब फॉर्मूला तो चेंज होना ही है। डिफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। तो उस डिफेक्ट से Zn 1 + XO। तो ये हो कैसे रहा है, जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, ध्यान से देखो रिएक्शन को, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हीट करने पे Zn तो Zn + 2 में टूट जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 1/2 O2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसको हीट किया, ठीक है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? किसी को ये रिएक्शन समझ में आ रही है? सही में आई है? जनरली हम कैसे रिएक्शन लिखते हैं, देखो अगर मैं आपको जिंक ऑक्साइड को तोड़ने को बोलता तो आप कैसे तोड़ते हैं? Zn + 2 + O2- लिखते हैं ऐसा? अरे हाँ या नहीं? लेकिन ये जो ऑक्सीजन है किसी पे माइनस चार्ज कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन लिए। जब लिए। अब अगर वो दे दे तो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो एक जिंक निकल रहा है, एक ऑक्सीजन, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन O फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में करता है। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 1/2 O2 लिखूंगा ना। मतलब ऑक्सीजन ने क्या करे अपने, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने दिए। अब आप इसको ऐसा समझो, देखो जरा अरेंजमेंट फटाफट सभी लोग। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, ये सब जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पे बैठे हैं, ठीक है बेटा? अरे बोलते ही नहीं हो। क्या हुआ, आपने इसको गर्म किया, गर्म किया तो ये वाला ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर चला गया, ये वाला ऑक्सीजन O2 बन के बाहर चला गया, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल में से बाहर चला गया, वो में क्रिस्टल, तो यहाँ पर Zn + 2 बच गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे, कौन से? लेकिन देखो एक पूरा जिंक ऑक्साइड डिस्ट्रॉय हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा जिंक आयन है, मतलब देखो जिंक ऑक्साइड में Zn + 2 एक्स्ट्रा हो गए ना, यही Zn + 2 एक्स्ट्रा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कि जिंक ऑक्साइड में Zn + 2 एक्स्ट्रा है, जिंक ऑक्साइड में ये Zn + 2 एक्स्ट्रा है। और अगर किसी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, जब उसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, और वो क्या देगा? कलर, ठीक है। जब जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, किसी के पास भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो समझना कि वो कलर प्रॉपर्टी देगा। क्या देगा? आई क्या बात समझ में? तो ये रिएक्शन एग्जाम में आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में अगर आती है तो। बोर्ड में तो ये वाली रिएक्शन चलती है, कॉम्पिटिटिव में भी इससे पहचानना है। बोर्ड में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक ऑक्साइड इज येलो इन कलर व्हेन आफ्टर हीटिंग। या तो आंसर ये आएगा, या फिर अगर आफ्टर हीटिंग वर्ड नहीं हो तो ये वाला आंसर होगा, नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू, जब उसमें डिफेक्ट हो जाए, जब उसका क्रिस्टल क्या हो जाए? डिफेक्टेड हो जाए, तो वो कलरलेस से क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। आई क्या बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? तो ये हमारा कौन सा हुआ? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन से? क्वेश्चन नंबर 18 तक जो क्वेश्चन है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 विच इज बेस्ड ऑन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन से डिफेक्ट हैं? अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस क्या, कैटायन कम हो गए, लेकिन कैटायन कैसे कम हुए? ड्यूरिंग अ क्रिस्टलाइजेशन, ड्यूरिंग अ, जैसे हमने आयरन ऑक्साइड बनाया और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया Fe0.95O, मतलब the iron oxide crystals has contained the ion of both Fe+2 as well as Fe+3, मतलब Fe+2 में Fe+3 की भी इम्प्यूरिटी है।
जब Fe+2 और Fe+3 दोनों आएंगे तो ये परसेंटेज चेंज होगा ना Fe+2 का। कितनों को मेरी बात समझ में आती है? नहीं आया समझ में? इसको ऐसा समझे, देखो एक आयरन पे +2 का चार्ज होता है, एक O पे -2, तो जितने आयरन उतने ऑक्सीजन होने चाहिए, हाँ या नहीं? अरे बोलते ही नहीं हो। लेकिन अभी कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि एक ऑक्सीजन के साथ में गलती से एक Fe+3 आ गया, तो Fe+3 एक एक्स्ट्रा +1 ले आया ना चार्ज। दूसरे ऑक्सीजन ने भी एक और Fe+3 ले लिया, अब 3 ऑक्सीजन मिलकर नेट चार्ज होना चाहिए +6, लेकिन चार्ज कितना हो रहा है? +8 का। कितना हो रहा है? चलो मैं और एक Fe+2 डाल देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। इन 4 में से आप ध्यान से देखो तो Fe+2 का परसेंटेज कितना है? 50%। और Fe+3 कितना है? तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा आयरन ऑक्साइड का, पता है? Fe0.50, क्योंकि आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो -2 का मानते हैं हम, लेकिन आयरन +2 स्टेट में कितना है? 50% ही है। बाकी बची भी किसकी इम्प्योरिटी है? +3 की है। किसकी इम्प्योरिटी है? मतलब +2 वाला इतना ही है जो बैलेंस कर रहा है, बाकी अनबैलेंस्ड है, इसलिए वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हुआ। तो दैट टाइप ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच द मेटल in their crystal contain some extra cations, the cations of any other charge are known as metal deficiency defect। मतलब कैसा है? देखो Fe+2 की कमी है ना, Fe+2 की क्या है इसके अंदर? कमी। तो मेन जो क्रिस्टल बना रहा है, वो मेटल कम है, और इम्प्योरिटी आ गई दूसरे की, इम्प्योरिटी आ गई Fe+3 की। So that type of defect, non-stoichiometric defect, in which the certain metal from their lattice point shows deficiencies due to the impurity of any other metal cation, any other, it's known as metal deficiency defect। और metal deficiency defect स्पेशली आयरन ऑक्साइड में मिलती है। आयरन ऑक्साइड आप मार्केट से लेने जाओगे तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए FeO, लेकिन होता नहीं। और नेचर में मिलता है, अर्थ क्रस्ट में आयरन ऑक्साइड होता है। अर्थ में से जो आयरन ऑक्साइड मिलता है वो मोस्टली Fe0.95 कंपोजिशन का मिलता है। कौन से कंपोजिशन का? तो ज़रा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, मोस्टली आयरन ऑक्साइड फाउंड विथ केमिकल कंपोजिशन इन नेचर। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 19 में मोस्टली आयरन ऑक्साइड ऑफ विच कंपोजिशन फाउंड इन नेचर। मोस्टली आयरन ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 19, मोस्टली आयरन ऑक्साइड फाउंड विथ विच केमिकल कंपोजिशन नेचर? Fe0.95O। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज FeNO, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस N? तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो वो इस N की वैल्यू 1 बताएगा, क्योंकि उसके हिसाब से आयरन ऑक्साइड क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, Fe+2O- में N की वैल्यू क्या बताएगा? 1 बताएगा। जहाँ 1 पे टिक किया, क्योंकि N की वैल्यू क्या है? 0.93 to 0.96, ये रेंज पूछी है। मतलब अगर आप ज़मीन में गड्ढा करो और आयरन ऑक्साइड निकालो तो भाई मान लो 3 आदमी हैं, तो एक को हो सकता है Fe0.93 वाला मिले, किसी को 0.94 वाला मिलेगा, लेकिन मेनली क्या मिलता है? 0.95 कंपोजिशन वाला अर्थ क्रस्ट में से मिलता है। आया समझ में?
अरे क्लियर हुआ मुझे? सो दिस इज अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लास्ट जो आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अलग से टॉपिक दे रखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, उसको समझ लो क्या करना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर। व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट? सबसे पहले अपने माइंड में एक कंडीशन क्लियर कर लो इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। Impurity defect given by any compound in their molten state. molten कौन सी स्टेट में? मतलब सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं देगा, पिघला हुआ molten। अब आपके पास molten सोडियम क्लोराइड है, पिघला हुआ एक बाउल में है, और उसमें थोड़ा सा क्या आ गया, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2 का इम्प्योरिटी आ गई, और अब आप इसको क्या कर रहे हो, क्रिस्टलाइज कर रहे हो। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कब जनरेट होता है समझ में आया? जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को जब मोल्टन आयोनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट क्रिस्टलाइजेशन दे गेन सम इम्प्योरिटी। हाँ, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या हुआ, व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड अंडरगोज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, देन ड्यूरिंग देयर क्रिस्टलाइजेशन, अब उसको क्रिस्टल कर रहे हैं, मतलब एक एक अरेंज कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ, आप दो फिगर से इसको समझ लो। ये फिगर तो आप सब जानते हो भाई, Na+Cl- Na+Cl-, यस और नो? ठीक है, अब इसी के साइड में और एक फिगर बना रहा हूं। ये सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, लेकिन हमने क्या करा, मोल्टन लिया है, मोल्टन पिघला हुआ, इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है, कई सारे इंडस्ट्री में, जैसे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं, तो वहाँ जो बनने वाला होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाद में आता है। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो मोल्टन का, तो मोल्टन के क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ये ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी किसकी है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2, जिसमें स्ट्रॉन्शियम Sr पे +2 का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है, आइए सुन। तो क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्शियम कोई ना कोई Na की जगह ले लेगा, मान लो यहाँ पे ले रहा है ये, तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, ध्यान से देखो, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl- Sr+2, Cl-, Na+, Cl-। बताओ ऐसा क्यों हुआ? एक स्ट्रॉन्शियम आया, आप सोचो ना, एक स्ट्रॉन्शियम दो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है ना, तो एक सोडियम को तो कर ही दिया और एक साथ में एक और करेगा, मतलब जितने स्ट्रॉन्शियम आयन उतनी वैकेंट स्पेस, उतनी है क्या समझ? तो ये बोलेंगे इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्यों हुई कि आपने जब भी सोडियम क्लोराइड को मोल्ट किया जाता है, मोल्टन, आप सॉल्ट लाए, रॉ सॉल्ट, तो उसके सोडियम क्लोराइड के साथ साथ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की थोड़ी ना थोड़ी इम्प्योरिटी होती है, तो साथ में मतलब जो पिघला हुआ मोल्टन था उसमें साथ में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी था। तो जब आपने उसको सॉलिडिफाई किया, क्रिस्टलाइज किया, तो क्रिस्टल में कुछ सोडियम की जगह पर स्ट्रॉन्शियम आ गया। दिस इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोई कंपाउंड कब देता है? व्हेन इट इज इन देयर मोल्टन स्टेट। जब मोल्टन से हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो ड्यूरिंग दिस क्रिस्टलाइजेशन इट गेन इम्प्योरिटीज में, और इम्प्योरिटीज जनरली कैटायंस की इम्प्योरिटी आती है, क्योंकि कैटायन छोटी साइज़ के होते हैं, उन्हीं की इम्प्योरिटी मेनली होती है। गॉट इट? यहाँ पूरा डिफेक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा मेनली आपको यहाँ फोकस करना है ऑल द एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन इन द NCERT।
आप लिस्ट आउट कर लो फ्रैंकल के कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मैं अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो अभी आप नहीं दे पाओगे आंसर। जिंक सल्फाइड शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्योंकि इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ कवर नहीं किया, और ये इसलिए नहीं किया है कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है। मैंने सोडियम क्लोराइड किया, सिल्वर ब्रोमाइड किया है, लेकिन जिंक सल्फाइड शोज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब जिंक सल्फाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो उतना तो समझ में आ गया कि ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देगा। स्टोइशियोमेट्री में भी या तो फ्रैंकल देगा या फिर शॉर्टकी देगा। लेकिन जिंक आयन जो है ना, जिंक कैटायन बहुत छोटा है और सल्फर आयन क्या है, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये कौन सा देगा, फ्रैंकल डिफेक्ट देगा। कौन सा डिफेक्ट देगा, ठीक है। तो देखो अभी आपने देखो ZNS एग्जाम्पल सुनते ही मैंने बिल्कुल चर्चा नहीं की थी पूरे लेक्चर में, कॉन्सेप्ट लगाया और आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही 2 कंडीशन होंगे फाइनल एग्जाम में नीट के दौरान, या तो कोई नया एग्जाम्पल आपके सामने आएगा जो NCERT में मेंशन ही नहीं था, तो आपको क्या अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा, आपको NCERT में जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो तो सारे एज इट इज़ लर्न करने ही हैं। जितने भी फ्रैंकल में एग्जाम्पल दिए हैं, शॉर्टकी में दिए हैं, इम्प्यूरिटी में दिए हैं, बात आई समझ में। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में जो जो एग्जाम्पल दिए गए वो सारे एग्जाम्पल्स आपके कवर होने चाहिए। जैसे अभी इम्प्यूरिटी में मैंने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का नाम लिया, साथ में एक और आता है कैडमियम क्लोराइड। तो कैडमियम क्लोराइड के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि इम्प्यूरिटी में इन 3 एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज अबाउट ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के 3, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी सॉरी। उसके बाद स्टोइशियोमेट्रिक के 2, आयोनिक, नॉन आयोनिक के 2, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, आयोनिक के 2, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी। उसको याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, IFVS, इफ एनी डिफेक्ट इन विराट कोहली शॉट, V फॉर शॉट ऑफ विराट कोहली, ठीक है। इफ एनी डिफेक्ट इन विराट ऑफ शॉट, या शॉट ऑफ विराट कोहली, शॉट ऑफ, तो इफ से आ जाएगा आपको IF, इंटरस्टिशियल एंड, V से, S से शॉर्ट किंग, है ना। तो जैसा डायरेक्ट याद रह जाता है तब भी चलेगा, आप इससे भी अलग अलग वे यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ। देन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड ये सारे डिफेक्ट्स, हर एक को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। हेडिंग डालना है, पॉइंट डिफेक्ट, डेफिनेशन हो गया। उसके बाद वैकेंसी डिफेक्ट, डेफिनेशन, फिगर, कंडीशन, इफेक्ट, इंटरस्टिशियल, डेफिनेशन, फिगर, जितने सिस्टमेटिक इसके से नोट्स, तो सभी के नोट्स बिल्कुल एज इट इज़ बने होने चाहिए। शॉर्ट नोट है, पहले नोट्स, उसके बाद लिखना है सारे क्वेश्चन के आंसर जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में, 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आया, कैसे लिखना है उनमें आपको ये फ्लो चार्ट के बाद सभी की डेफिनेशन, फिगर, ये पूरे नोट्स, उस नोट्स के बाद उन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना है। क्लियर हो गया वो जिनमें, ठीक है।